हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 14 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्ट्रेटेजी के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा। तो आप सब सेशन लास्ट तक देखिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। सेशन अपने मित्रों तक जो है शेयर कर दीजिएगा मित्रों। तो ये क्वेश्चन आप बताइएगा, विश्व त्योहार किस राज्य में मनाया जा रहा है। अभी हम आपको इसके बारे में डिटेल्स बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। कह रहा है अंबेडकर जयंती या भीम जयंती कब मनाया जाता है। तो ये आपको बताना है। वैसे आप सब जानते होंगे, आज हम लोग जो है डॉक्टर अंबेडकर जयंती जो है 14 अप्रैल को मना रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, या जिसे जो है भीम जयंती कहते हैं, कई सारे और नाम से इसको जानते हैं। तो कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। तो ये इनके बारे में जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक ऐसे पर्सनालिटी थे डॉक्टर अंबेडकर जो है, जिनकी देन है कि आज हमारे देश में जो है इस तरह का माहौल है, क्योंकि संविधान से हमारा देश चल रहा है। तो देखेंगे इनके बारे में। यह दिन जो है भारतीय संविधान के निर्माता, समाज सुधारक और राजनीतिक कूटनीतिक जो भी कहिए, अर्थशास्त्री, उनको जो है कई सारे कार्य उन्होंने किए हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन उनका निधन जो है 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में उनका निधन हुआ था, लेकिन इनकी समाधि जो है चैत्य भूमि मुंबई में है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गांधी जी का समाधि पूछा जा चुका है, ऐसे ऐसे समाधि पूछा जा चुका है वनडे एग्जाम में। तो ये पूछा जा सकता है इनकी समाधि कहाँ है। तो चैत्य भूमि मुंबई में इनकी समाधि है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये जो है स्वतंत्र भारत के, जब देश आजाद हुआ था उसके बाद प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। ये चीज भी ध्यान रखना। हालांकि विवाद होने के कारण से थोड़ा सा ये अपना पद त्याग दिए थे, तो ये अलग बात है। लेकिन ये पहला जो है विधि एवं न्याय मंत्री बने थे। तो क्यों इनको ये मंत्रालय दिया गया? क्योंकि उस तरह से ये थे भी, कानून के बहुत अच्छे जानकार थे। आपको ये पता होगा, जब ड्राफ्टिंग कमेटी बन रही थी, प्रारूप समिति, कौन सी समिति? प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसमें जिसमें 7 सदस्य थे, 7 सदस्य में से जो ये थे, ये उसके अध्यक्ष थे। तो ये आपको ध्यान रखना। संविधान निर्माण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी, यही जो है संविधान का प्रारूप तैयार की थी, यही कह लीजिए संविधान निर्माण के लिए यही समिति जिम्मेदार थी। उसके ये अध्यक्ष थे। तो आप जानते हो कि संविधान निर्माण में जो है इनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने जो है सामाजिक संगठन बनाया था बहिष्कृत हितकारिणी सभा और समता सैनिक दल। ये आपका हिस्ट्री में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान रखना है। समता सैनिक दल भी इन्होंने बनाया था। जो 2 महत्वपूर्ण इसमें जो है सामाजिक संगठन था, और सामाजिक संगठन है इनके, लेकिन वो जो हम आपको बताए नहीं, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण यही है आपका। इनको जो है देखिएगा, इनको मृत्यु के बाद, इनके जो है 56 में मृत्यु हुआ था, लेकिन उसके बहुत बाद 1990 में भारत रत्न दिया गया है। भारत का सर्वोच्च सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। और इनकी जो पत्रिकाएं थी वो भी मराठी भाषा में पत्रिकाएं थी। इनको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो मूक नायक 1920 में किसमें थी? मराठी भाषा में। जनता 1930 में मराठी भाषा में। बहिष्कृत भारत 1927 ईस्वी में, सॉरी 47 नहीं, समता 1928 ईस्वी में, और प्रबुद्ध भारत 1956 ईस्वी में। तो ये इनकी पत्रिकाएं ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। मूक नायक, जनता, ये सब आपको ध्यान रखना है। इनकी ही पत्रिकाएं हैं। किनकी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। ये मराठी में जो है छापते थे पत्रिकाएं। इनकी पत्रिकाएं मराठी में छपती थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आगे इनकी जो है कुछ पुस्तकें हैं जिनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैसे द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज इन इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है हिस्ट्री में कि ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक है। तो ये कौन लिखा है? B.R. अम्बेडकर द्वारा इनको लिखा गया है। जाति प्रथा का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्टेस 1936 में इन्होंने जो है लिखा था। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम 1936 में भी ही लिखा था। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1940 में लिखा था। द बुद्धा एंड हिज धम्मा 1957 ईस्वी में इन्होंने ये बुक लिखा था। और वेटिंग फॉर द वीजा इनकी आत्मकथा है। ये भी आपका महत्वपूर्ण है, क्योंकि
ये सब बुक है और ये इनकी आत्मकथा है। पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा किस नाम से है, तो वेटिंग फॉर द पिज़्ज़ा आत्मकथा है, 1935 से 1936 में लिखे हैं। आपको पता होगा, ये ऐसा कह भी सकते हैं बीजा के लिए इनको बहुत वेट कराया गया था, उसलिए उसके बारे में पूरा वर्णन किए हैं। आपको पता होगा ये इनको जो है कितना छुआछूत का सामना करना पड़ा था, इनको क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था और सब चीजें जो है, पानी नहीं पीने दिया जाता था। हालांकि बहुत संघर्ष किए हैं, लेकिन ये पर्सनालिटी अगर आप देखिएगा तो ये पर्सनालिटी चाहे जो कोई भी चाहे जो कहे, लेकिन दिमाग से बहुत जो है तीव्र थे। कितनी भाषाओं का ज्ञान था, कितना इनको बहिष्कृत होने के बावजूद भी भारत जैसे देश का संविधान लिखकर चले गए, जो अभी तक जो कंटिन्यू बना हुआ है। आप वही देखेंगे पाकिस्तान के का स्थिति क्या हो गया है, बांग्लादेश हमारे बगल में हो उसका स्थिति क्या हो गया है, सबका स्थिति ऐसी हो गई है कि जो है डगमगा रहे हैं, देश कटोरा लेकर जो है भीख मांग रहे हैं। हालांकि हमारा संविधान का देन है कि हम लोग आज अगर बोल रहे हैं स्वतंत्र रूप से, तो वो जो है इनकी इस संविधान की देन है, इस संविधान की बुक की देन है, और ये कह सकते हैं वो इनकी देन है। किनकी देन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, क्योंकि जो है देन है, ये इतना झेले थे समाज में, तो उनके इसके कारण से ऐसा उनको लगा था कि क्या क्या होना चाहिए, तो इसके कारण से जो है इन्होंने ये बुक को इससे लिखा है। हालांकि कह सकते हैं गांधी जी ने इनका जो है अम्बेडकर का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। हालांकि इनको कई मामलों में जो है गांधी जी से डायरेक्टली मतभेद नहीं था, लेकिन मतभेद कई जगह इनका देखने को मिलता है। तो इनके बारे में सब जो बताएं याद रखना है। आज इनका जो है जयंती मनाया जा रहा है अलग अलग जगहों पे। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला चौथा देश और पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो ये आपको बताना है। जिसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका जो है कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, तो ये अलग होता है और उसका मेंबर बनना अलग होता है। तो कौन जो है इसका पहला अफ्रीकी देश बना है जो इस पे साइन किया है, हस्ताक्षर किया है? दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, इथोपिया, रवांडा। तो सही उत्तर आपका रहेगा कौन? मॉरिशस। मॉरिशस जो है इसका सिग्नेचर करने वाला चौथा देश बना है और पहला अफ्रीकी देश बना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क मतलब ये होता है कि इसको जो है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए साथ में मिल करके जो है अच्छे से काम किया जाए, एक कंट्री फ्रेमवर्क में जो है आकर के काम किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में डिटेल्स थोड़ा देखेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का इंटरनेशनल सोलर अलायंस के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला मॉरिशस जो है चौथा देश बना है। तो चौथा देश बना। तीन कौन से देश थे? बांग्लादेश, क्यूबा और भूटान। ऐसा करने वाले तीन देश पहले हो चुके हैं। अभी चौथा देश कौन हो गया है? मॉरिशस हो गया है। तो चारों याद रखना। चारों में से कोई भी पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में कौन शामिल नहीं है। तो आप चार दे दिया विकल्प में, मान लीजिए यहाँ दिया बांग्लादेश, क्यूबा, भूटान और श्रीलंका दे दिया। तो आपको ध्यान रखना श्रीलंका अभी इसका पार्ट नहीं है। इसमें कौन शामिल है? मॉरिशस है, बांग्लादेश, क्यूबा, भूटान। और पहला अफ्रीकी देश बना है। ये भी आपसे डायरेक्टली ऐसे पूछा जाता है पहला अफ्रीकी देश कौन बना है, तो आपका कौन बना है? मॉरिशस बना है। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आपको पता होगा। इस विश्व लेवल पर जो है सौर गठबंधन को बढ़ावा देने के लिए, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए यह जो है इसका संगठन का स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 2015 में किया गया था। COP21 का जो है सम्मेलन था, उस दौरान किया गया था। भारत और फ्रांस के द्वारा मिलकर के इस संगठन का स्थापना किया गया था। तो इसके द्वारा भारत और फ्रांस के द्वारा मिलकर के इसके महानिदेशक जो है 2025 से मार्च 2025 से आशीष खन्ना जी हैं। ये जो है अजय का स्थान जो है लिए हैं, अजय जी का। तो ये इसको ध्यान रखना। भारत और फ्रांस मिलकर के इसको स्थापना किए थे। इसका हेडक्वार्टर जो है, पहला ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर अपने भारत में है। वो भी भारत में कहा? तो गुजरात के गुरुग्राम में इसका जो है हेडक्वार्टर है। इसको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। 100 से अधिक देश अभी तक इसके मेंबर बन चुके हैं। भारत जो है 2 वर्षों के लिए फिर से, अभी जब इसका मीटिंग हुआ था तो 2 वर्षों के लिए जो है फिर से अध्यक्ष इसका चुना गया था। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। और उपाध्यक्ष जो है फ्रांस आपका 2 वर्षों के लिए उपाध्यक्ष पुनः चुना गया था। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन।
ये देखिएगा आपका मॉरिशस है, जिसकी राजधानी क्या होती है, पोर्ट लुइस होती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है, किस स्पेस एजेंसी द्वारा दुनिया के जंगलों का मानचित्रण करने के लिए बायोमास मिशन लॉन्च किया जाएगा। तो ये किस किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च करने की घोषणा किया गया है। तो विकल्प में है नासा, ईएसए, इसरो, रॉसकॉस्मॉस। सही उत्तर आपका रहेगा ईएसए यानी यूरोपीय स्पेस एजेंसी जो है इसको लॉन्च करने के लिए घोषणा कर दी है कि हम बायोमास मिशन जो है लॉन्च करेंगे। तो क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी जो है दुनिया के जंगलों का मानचित्रण करने के लिए बायोमास मिशन जो है लॉन्च करेगा। कौन करेगा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। कहां से लॉन्च करेगा, तो फ्रेंच गुयाना से जो है बेगा सी रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा। उद्देश्य क्या होगा, दुनिया के जंगलों का मानचित्रण करना, ताकि उनके जो है बायोमास की निगरानी किया जा सके और जलवायु परिवर्तन में जो है उनकी भूमिका का अध्ययन किया जा सके। उनकी भूमिका मतलब क्या, वनों की भूमिका का, जंगलों का भूमिका का अध्ययन किया जा सके। इससे जो है जो कार्बन साइकिल होता है, कार्बन चक्र होता है, उसमें जंगलों की क्या भूमिका के बारे में समझ बढ़ेगी तथा वन का स्वास्थ्य के बारे में, जलवायु परिवर्तन से संबंधित डेटा जो है प्राप्त होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। बायोमास क्या होता है, जो मानचित्रण बायोमास मिशन लॉन्च किया गया है तो जंगलों का जो है बायोमास निकालने के लिए। तो बायोमास क्या होता है, जो वनों से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे पेड़ पौधे पत्तियां, तो उनका कुल जो है द्रव्यमान, ये उसका बायोमास होता है। इससे जो है इससे ऊर्जा उत्पादन, कार्बन भंडारण तथा पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसके स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण जो है कारक माना जाता है बायोमास का। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी जो है इसको लॉन्च करने के लिए घोषणा की है। अगला है, बीसू त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जा रहा है। तो आज के दिन ये है 14 अप्रैल को यह त्योहार मनाया जा रहा है, किस राज्य में, तो ये आपको बताना है। केरल, उड़ीसा, आंध्र, उत्तराखंड। सही उत्तर आपका रहेगा केरल में यह जो है त्योहार मनाया जा रहा है। कहा, केरल में। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसको डिटेल्स में थोड़ा सा देखिएगा। विशु त्योहार जो है हर वर्ष मलयाली लोगों द्वारा जो है नव वर्ष के रूप में, उनका जो है ये मलयाली लोगों का ये नव वर्ष के रूप में ये मनाते हैं। विशु त्योहार को काफी धूमधाम से मनाते हैं। जिस तरह से हम लोग जो है आपको पता होगा, जिस तरह से हम लोग जो है नॉर्थ इंडियन वाले क्या मनाते हैं, कोई भी त्योहार अपना मनाते हैं धूमधाम से, नव वर्ष के रूप में अगर मनाते हैं तो और त्योहार अच्छे से मनाते हैं। तो यह अप्रैल जो है ये लोग जो है इसको मनाते हैं, मलयाली लोग विशु त्योहार को अपना नव वर्ष के रूप में। यह अप्रैल माह में जो है पड़ता है और अब की बार यह 14 अप्रैल को मनाया जा रहा है, मतलब आज मनाया जा रहा है। तो ध्यान रखना है। विशु का अर्थ होता है बराबर, यानी इक्वलिटी जो है ये इसका अर्थ होता है। इसमें लोग जो है भगवान विष्णु की क्या करते हैं, पूजा करते हैं और आतिशबाजी करते हैं, अपना जो है पूरा धूमधाम से मनाते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना, केरल में मनाया जा रहा है। मलयालम, जहाँ आपको जानते हैं वहां की भाषा मलयालम होता है, मलयाली लोग वहाँ जो है ज्यादा रहते हैं, तो उनके द्वारा इसको मनाया जा रहा है। अब इसके देखिएगा ये हैप्पी विशु जो है, देखिएगा नाम से भी थोड़ा स्पष्ट हो रहा है कि कौन इसको जो है किसकी पूजा होती है। तो विष्णु की पूजा होती है। तो इसको आपको सबको ध्यान रखना है। ये इसका इमेज ये भी है। अगला है, भारत सरकार ने किस देश के निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा यानी ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को बंद कर दिया है। तो काफी इंटरेस्टिंग इसका जो है खेल है, अभी बताते हैं, लेकिन पहले आपको बताना है ये निर्यात के लिए किस देश के जो है इस सुविधा को बंद कर दिया है। तो श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव। तो किस देश के साथ ये जो है बंद कर दिया है, तो इस बांग्लादेश को ये जो है सुविधा देने से मना कर दिया है भारत। उसके पीछे भी कुछ कारण था, तो कारण देखते हैं। पहले ये देखिएगा, भारत ने बांग्लादेश के निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा जो है बंद कर दिया है। क्या बंद कर दिया है, ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा। नाम से स्पष्ट हो रहा है क्या कि भारत अपने बंदरगाहों का और हवाई अड्डों का यूज करने के लिए किसी दूसरे देश को देता है। तो ये जो है भारत ने ये कहा है अभी इस सुविधा को बंद करने के लिए। तो इसके पीछे क्या है कि हमारे हवाई अड्डे और बंदरगाहों पर काफी भीड़ है, इसका हवाला देते हुए भारत ने ये सुविधा बंद कर दिया है। जैसे आपको देखा, शायद मैप तो इसमें नहीं लगा है, मैप नहीं है, तो अगर देखेंगे
अगर बांग्लादेश की स्थिति, तो बांग्लादेश से जो है अगर आपको जाना है कहाँ, भूटान या जो है नेपाल, तो वहां से जाना करते कोई भी रास्ता है ही नहीं है आपका, बीच में आपको इंडिया से होकर गुजरना ही पड़ेगा बांग्लादेश से अगर जाना है। तो इससे क्या हुआ, तो बांग्लादेश से ये समझौता हुआ था, कब हुआ था, 2020 में ये जो है सुविधा शुरू की गई थी। 2020 में ये कहा गया, बांग्लादेश भाई उस समय रिश्ता अच्छा था, तो बांग्लादेश को ये सुविधा दिया गया था कि आप अगर आपको जो है जाना है कहाँ, नेपाल या भूटान या नेपाल, तो हमारे शिप का जो है, हमारे शिप से जो है आप मतलब हमारे यहाँ से रास्ता यूज करके जा सकते हैं, हमारे शिप का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ज्यादा यहाँ सामान होता है कहीं, छोटे छोटे सामान जो है ला करके बड़े शिप में रख दीजिए, तो बड़े शिप में रख करके हमारे यहाँ से इसको निकाल दीजिए, या बड़े जो है एयरपोर्ट से, चाहे जहाँ से एयरपोर्ट से जो है, चाहे सो बंदरगाह से, पोर्ट से। लेकिन ये सुविधा जो है बंद कर दिया गया है। क्यों बंद कर दिया गया है? क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो है, आपको पता होगा, चीन के गोद में बैठने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को जो है, भारत को नाराज करने के लिए, या भारत को जो है कह लीजिए कि विरोध दर्शाने के लिए ये चीन की गोद में बैठने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं जानते हैं, ये श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, सबको ये जो है, चीन ऐसा देश है, सबको जो भीख मांगने के लिए जो मजबूर कर दिया था, घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया था। तो मोहम्मद यूनुस अभी उतना समझदारी नहीं इनको विकसित हो पाई है, तो ये जो है जाकर के चीन की गोद में बैठ रहे हैं। वहां जाकर के इन्होंने किया है कि बांग्लादेश के पास जो है, बांग्लादेश भारत के जो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए समुद्र का एकमात्र संरक्षक है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि अगर बांग्लादेश से भारत ना आए, बांग्लादेश का यूज अगर भारत ना करे, तो पूर्वोत्तर राज्यों से जो है ये इसका कह लीजिए इसका कनेक्टिविटी नहीं है समुद्र के रास्ते में। तो ये इनको नहीं पता है, समुद्र के रास्ते हम लोग नहीं जाएंगे तो हम लोग कहीं दूसरी जगह से यूज कर लेंगे, हमारे पास तो लैंड भी है। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि हम जो है हमारा भारत का हम कितना यूज कर रहे हैं, भारत के लैंड का कितना यूज कर रहे हैं। तो हालांकि इसका परिणाम इनको भुगतने को मिलेगा। अभी मोहम्मद यूनुस अभी समझदार उतना नहीं हुए हैं, भले से ये नोबेल पुरस्कार पा गए हैं। तो ये जो है ट्रांसमिट सुविधा जो है, इसको ट्रांजिट सुविधा को बंद कर दिया है भारत ने, तो इसको आपको ध्यान रखना है। दोस्त वीडियो अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला है, कौन सा एयरपोर्ट विश्व एयरपोर्ट रैंकिंग 2025 की सूची में जो है शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा एयरपोर्ट जो है शीर्ष पर रहा है विश्व एयरपोर्ट रैंकिंग 2025 में, ये आपको बताना है। चांगी एयरपोर्ट, टोक्यो एयरपोर्ट, हांगकांग एयरपोर्ट, लंदन एयरपोर्ट। सही उत्तर आपका रहेगा चांगी एयरपोर्ट, जिसे जो है सिंगापुर का ये एयरपोर्ट है, इसे सिंगापुर एयरपोर्ट भी कहा जाता है। ये विश्व एयरपोर्ट रैंकिंग 2025 में जो है सबसे अच्छे स्थान पे, शीर्ष स्थान पे है। तो ये लगातार लगातार नहीं कहेंगे, शायद लगातार नहीं है, 13वीं बार लेकिन इस रैंकिंग में जो है शीर्ष स्थान पे पाया है। लगातार कहना थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, 13वीं बार जो है इसमें सूची में शीर्ष स्थान पे बना है। कौन? चांगी एयरपोर्ट, जिसे सिंगापुर एयरपोर्ट कहते हैं। विश्व एयरपोर्ट रैंकिंग 2025 अभी जारी किया गया था, इसको जो है स्काई ट्रैक्स ने जारी किया था। वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 जो है दिया जाता है इसके द्वारा, तो इसके द्वारा दिया गया है। इसमें जो है शीर्ष हवाई अड्डा, एशिया के 3 हवाई अड्डा जो है शीर्ष पर बने हुए थे। अब इसमें देखेंगे, चांगी एयरपोर्ट, जिसे जो सिंगापुर एयरपोर्ट कह रहे हैं, पहले स्थान पे था। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दोहा, ये कतर में है, कतर में जो है ये दूसरे स्थान पे आया था। थर्ड प्लेस पे आपका टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया था, जो जापान का है, आपको पता होगा। यानी जो है एशिया के तीनों देश हैं जो इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे प्राप्त किए हैं। अगर भारत की देखेंगे तो भारत जो है दक्षिण एशिया में जो है, दक्षिण पूर्व नहीं सॉरी, भारत जो है दक्षिण और दक्षिण एशिया में शीर्ष स्थान पर भारत का दिल्ली एयरपोर्ट रहा है, दक्षिण एशिया में। कौन सा एयरपोर्ट? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दक्षिण एशिया। तो शीर्ष स्थान पे कौन रहा है भारत का? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसे, ये देखिएगा, किसे जो है कमेटी ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर्स मेडल ऑफ अचीवमेंट से जो है सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? विकल्प में है भावना कांत, डॉक्टर भावना कांत, अम्बरीश मित्तल, संजीव सिंह, मायना स्वामी। तो बी उत्तर आपका सही रहेगा, डॉक्टर अम्बरीश मित्तल जो है इसमें सम्मानित किए गए हैं। तो देखेंगे इसके बारे में,
प्रसिद्ध भारतीय एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है। तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होता है अंतःस्रावी विज्ञान विशेषज्ञ या हार्मोन का विशेषज्ञ होते हैं। आपको पता होगा हार्मोन अंतःस्रावित होता है। तो इस डॉक्टर अम्बरीश जो है इसके विशेषज्ञ है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। उनको जो है कमेटी ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर्स CES से मेडल ऑफ अचीवमेंट से जो है सम्मानित किया गया है। कहाँ सम्मानित किया गया है? तो इटली की राजधानी रोम में इनको जो है सम्मानित किया गया है। तो देखिएगा इंटरनेशनल लेवल पे ये जो है सम्मान पाए हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है आपको पता होगा ये हड्डी से संबंधित जो है होता है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस शोध में जो है हड्डी जो है कमजोर हो जाती है, इसमें ऑस्टियोपोरोसिस में उसका घनत्व तो कम हो जाता है, तो हड्डियां भंगुर हो जाती हैं, जल्दी टूट जाती हैं, कहीं कुछ थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ये आपसे पूछा जा सकता है ये किससे संबंधित बीमारी है? तो हड्डियों के कमजोर होने से संबंधित बीमारी है। तो उसके शोध में जो है उनके असाधारण योगदान के लिए जो है दिया गया है। डॉक्टर मित्तल ने जो है 1996 में भारत की पहली अस्थि घनत्व माप सेवा ये इसकी स्थापना की थी। तो क्या बोन डेंसिटी मेजरमेंट सर्विस इसकी स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? डॉक्टर जो है मित्तल के द्वारा, अम्बरीश मित्तल के द्वारा। तो ये अच्छे लेवल पे इस पे जो है कार्य कर रहे थे। घनत्व जो है उसका बोन का जो डेंसिटी होता है उसको मापने के लिए, उस पर जो है कार्य करने के लिए इनको जो है डॉक्टर मित्तल को पद्म विभूषण जो है दिया जा चुका है 2015 में। तो ये वैसे भी पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। IPL में जो है 1000 चौके और छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, महेंद्र सिंह धोनी। तो कौन बना है? सही उत्तर आपका रहेगा विराट कोहली जो है इसमें 1000 चौके और छक्के लगा दिए हैं। तो इसमें कितना चौका और छक्का है? तो पहले ये जानिएगा RCB की ओर से ये खेल रहे थे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से। विराट कोहली ने जो है IPL में कुल 1000 चौके और छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। तो पहला ऐसा कोई उपलब्धि हासिल करता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यह उपलब्धि उन्होंने जो है दिल्ली कैपिटल्स के विरुद्ध खेलते हुए बेंगलुरु के यम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हासिल की है। 1000 अगर रन बना 1000 जो है चौके छक्के लगाए तो 721 चौका है, 279 जो है छक्के इसमें इन्होंने लगाया है। तो ध्यान रखना है किंग कोहली ने ये उपलब्धि हासिल की है। तो सेशन आज दोस्तों जो सेशन यहीं पर एंड करते हैं। सेशन जो अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं नए सेशन में। पढ़ाई अपना जारी रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।